दोस्तों, रात के यही कुछ 9:15 बजे का समय था जब मैं दिल्ली की मेन बाज़ार से खरीदारी करके पुराने बस स्टॉप के उधर जाने के लिए एक रिक्शा रोका। पर उस रिक्शे वाले ने पुराने बस स्टॉप के पास जाने से मना कर दिया और कहा, अरे भाई साहब, यहाँ पे एक नया बस स्टैंड है, आप वहाँ पे चले जाइए, क्योंकि रात में वो पुराना बस स्टॉप बंद हो जाता है। दोस्तों, वो क्या था कि न्यू बस स्टैंड से मेरे लिए कोई डायरेक्ट बस नहीं थी और दिन में मैं अपने यहाँ से सीधे बस स्टैंड पे उतरा था, इसलिए मुझे वहीं पे जाना था क्योंकि मेरी बस वहाँ से सीधी जो थी। लिहाजन उस रिक्शे वाले से मैंने कहा, रात में वो बस स्टैंड बंद क्यों हो जाता है? वहाँ कोई भूत वूत घूमता है क्या? पहले तो वो रिक्शे वाला मेरा बात सुन के थोड़ा सा मुस्कुराया और फिर बोला, अगर भाई साहब वहाँ पे भूत घूमते ना तब तो ठीक था, लेकिन वहाँ कुछ ऐसा है, एक बार कोई इंसान देख लेता है और उसका मुंह दोबारा नहीं खुलता और सदमे में जाके अपनी जान गंवा देता है या फिर उसका कलेजा फट जाता है। मुझे उस रिक्शे वाले की बेतुकी बातों पर एकदम भी विश्वास नहीं हुआ, इसलिए मैंने उसकी बातों को नज़रअंदाज किया। अपना सामान लेकर बस स्टॉप की तरफ निकल गया। मैंने और भी कई बार उस बस स्टैंड से बस पकड़ी थी, बस स्टैंड की तरफ निकल पड़ा। मैंने और भी कई बार उस बस स्टैंड से बस पकड़ी थी, बस उस सफ़र में इतना ही फ़र्क था, इस बार मैं रात में जा रहा था और लिहाजन में मैं उस रिक्शे वाले की बातों को नकारते हुए और अपना सामान लेकर उस बस स्टैंड की तरफ निकला। यहाँ से करीब 1 किलोमीटर दूर था। आसमान पूरी काले अंधेरे घनों में निपट गया था। बाजार की हल्की फुल्की रोशनी उस बस स्टैंड के पास नहीं पहुँचती थी। जैसे ही मैं पहुंचा, वो जगह मुझे एकांत में नज़र आई। उस जगह पे चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ अंधेरा पसरा हुआ था, पर मुझे इस चीज़ से कोई मतलब नहीं था, इसलिए मैं वहाँ पर जाकर एक बेंच पे थोड़ी देर बैठ गया। अब मुझे इसी चीज़ का इंतज़ार था कि बस कब यहाँ पे पहुँचे, मैं कब यहाँ से निकलूँ। मैं वहाँ पे बैठा ही था कि मेरी नज़र अचानक एक चमकीली चीज़ पे पड़ी। जो बस स्टैंड से महज थोड़ा सा आगे एक चमकीली चीज़ नज़र आ रही थी, उसको देखकर मैं अचानक से हैरान हो गया। फिर मैं उठा, उस चीज़ की तरफ बढ़ने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कि वहाँ पे कोई कांच का टुकड़ा चमक रहा हो, लेकिन हैरानी तो इस बात की थी, जहाँ पर वो चीज़ चमक रही थी वहाँ पे लाइट की रोशनी भी नहीं थी। मैं जैसे ही वहाँ पे पहुँचा, वहाँ का दृश्य देखकर मैं तो हैरानी हो गया। वो एक छोटी सी अंगूठी थी, लेकिन उसके अंदर इतनी ज़्यादा चमक थी कि वो अंगूठी किसी अजूबे से कम नहीं थी। मैंने अंगूठी उठाई कि इतने में ही मुझे हेडलाइट की रोशनी नज़र आई। जब मैं बस स्टैंड की उधर देखा, मैंने पाया कि मुझे एक बस अपनी तरफ आते हुए दिखाई दे रही थी। मैंने उस अंगूठी को अपने जेब में डाली और भागते हुए बस के पास पहुंच गया। मुझे इसी चीज़ का डर था कि कहीं बस निकल ना जाए। फिर मैं बस में सवार हुआ। बस भी खुल गई। पता नहीं क्यों उस बस में बैठने से पहले ही मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। मैं फिर भी इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और अपनी सीट पर बैठकर मैं आराम फरमाने लगा। फिर थोड़ी देर के बाद बस उस जगह पे पहुंच गई जहां पर मुझे उतरना था और उस इलाके में पहुंचकर चैन की सांस मिली कि जब से मैं उस बस के अंदर बैठा था तब से मुझे वहां पर कुछ ठीक नहीं लग रहा था। मैं वहां से उतरा, अपनी घर की तरफ निकलने लगा। अब तक वो बस भी वहां से निकल चुकी थी। मैं जैसे जैसे अपने उस जानी पहचानी गांव की तरफ बढ़ने लगा, वैसे वैसे मुझे लग रहा था मेरे अलावा मेरे साथ कोई और चल रहा है, जिसकी मौजूदगी का मैं एहसास कर सकता था। ऐसे में मैं थोड़ा घबरा गया। इसी बीच मुझे वो आदमी की कही हुई बातें याद आने लगी। दरअसल उस रिक्शे वाले ने मुझसे कहा था कि मुझे उस बस स्टैंड के पास नहीं जाना चाहिए, वहाँ पर कोई ऐसा रहता है जिसे देखने के बाद हमें
बहुत तगड़ा सदमा लगता है, लेकिन उसकी बातें सरासर झूठी साबित हो गई, जिससे मेरे चेहरे पर एक मुस्कान थी। थोड़ी देर के बाद मैं अपने कमरे में पहुंच गया। दरअसल जहां पर मैं रहता था वहां पर मैं किराए पर पूरा का पूरा हॉल ही बुक कर रखा था। मेरा गांव यहां से करीब 17 किलोमीटर दूर था और मैं अपने घर वालों से अलग इसलिए भी रहता था क्योंकि मुझको दुकान का काम करना पड़ता था। इस बार मैं कुछ ज़्यादा ही थका हुआ था। तब मैं अपने बेड के पास गया और आराम करने लगा। फिर उस चमकदार अंगूठी की याद आ गई। मैंने उसे अपनी जेब से निकाला और फिर मैं उसे अपने तकिए के नीचे रख दिया। वैसे एक वो अंगूठी ही थी, इसलिए मैंने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मैं काफ़ी थका हुआ था, इसलिए मैं सोने की कोशिश कर रहा था। फिर थोड़ी देर के बाद मुझे पता ही नहीं चला कब मेरी आंख लग गई। फिर मुझे ऐसा एहसास होने लगा कोई मेरे आजू बाजू में चल रहा है। एक कदमों की आवाज़ मेरे कानों में गूंज रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो कोई स्त्री है जिसकी पायल की धुनी बार बार मेरे कानों में गूंजती और फिर उसके बाद उसकी हंसने की आवाज़ भी आती। ये थोड़ी देर के लिए हुआ। फिर थोड़ी देर के बाद मेरी अचानक से आंख खुल गई और अपने आजू बाजू में देखा। वहाँ पर मुझे कोई नज़र ही नहीं आ रहा था। पता नहीं पर क्यों अभी तक मेरे शरीर का पूरा तापमान काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। पूरा शरीर पसीने से तरबतर हो गया था। मेरी हिम्मत भी नहीं थी कि बाहर उठकर देख सकूं कि मेरे साथ हो क्या रहा था। ऊपर से मेरा सर भी बहुत भारी था। मुझे लगा कि शायद ज़्यादा थकावन की होने की वजह से मेरा सर दर्द कर रहा है। फिर से मैं अपनी बेड पर सर रख के सोने लगा, लेकिन दोस्तों आवाज़ों का आना बंद नहीं हुआ। जैसे ही मैं अपनी आंख बंद करके नींद में जाता तो मुझे तभी बहुत ही डरावनी आवाज़ें सुनाई देती। जैसे तैसे मैंने उस रात को बिताया। फिर जैसे ही सुबह हुई सब कुछ मानो जैसे कि नॉर्मल हो गया। मेरा शरीर भी सामान्य महसूस होने लगा। फिर मैंने ये सारी घटना अपनी एक करीबी दोस्त को बताई, लेकिन उसे भी मेरी बातों पे विश्वास नहीं हुआ। दरअसल मेरे दोस्त ने बताया कि ज़्यादा थकावन की वजह से हमारे शरीर में इस तरह की हलचल होना बहुत ही आम बात है। मेरे दोस्त ने भी मुझे वही सलाह दी। फिर बाद में मैंने उस चीज़ को सोचा था, फिर मैंने उसे नज़रअंदाज कर दिया और वापस से नॉर्मल होके रहने लगा। 2 से 3 दिन तक तो सब कुछ सामान्य रहा। मुझे ऐसा लगा कि शायद वो उस दिन की थकावट ही थी जिसके वजह से मुझे ऐसा लग रहा था। तीसरे दिन रात मैंने ऐसा कुछ देखा जो कि मेरी ज़िंदगी का सबसे डरावना दिन था। उस रात मैं अपना काम वाम निपटाने के बाद खाना वाना खाकर अपने बिस्तर पे आ गया और रात को फ़ोन चलाते चलाते पता नहीं कब मेरी आंख लग गई। और जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा मेरे हाथ को किसी ने दबोचा हुआ था। पहले तो मेरी नज़र उस हाथ पे गई। मेरे बाएं हाथ को दबोच रखा था। उसके बाद मैंने सामने की तरफ देखा तो मैंने पाया कि अब तक रात के 1:30 बजने वाले थे। उसके बाद मैंने अपने बगल में धीरे धीरे देखने की कोशिश की। वहाँ का नज़ारा देखकर तो मेरी हालत ही पतली हो गई। दरअसल मैंने देखा कि वो एक लड़की थी जिसका पूरा बदन दूध की तरह सफ़ेद था। तो मुझे उस लड़की की तरफ से रोने की आवाज़ आ रही थी, मगर उसके बाद उस लड़की के चेहरे पर अचानक ही एक मुस्कान आ गई। उसके डरावने चेहरे को मुस्कुराता हुआ देखकर मैं तो दहशत में चला गया। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मुझे इसमें क्या करना चाहिए। तभी मेरी नज़र उस औरत के हाथ पे चमकदार रिंग पे पड़ी। उसको देखकर मैं सारा माजरा अच्छी तरह से समझ गया कि आखिर मेरे साथ क्या हुआ था कि और आगे मुझे क्या करना था कि मैं उठने की हिम्मत तो करता पर उठ नहीं पाता और उस जगह से खड़ा नहीं हो पाता। मैं इतना तो समझ चुका था कि चमकदार और यूनिक दिखने वाली उस अंगूठी की वजह से हो रही है। उसके बाद मैंने थोड़ी सी हिम्मत दिखाई और भगवान का नाम लेकर
जोर से उठने लगा। तभी मुझे एहसास हुआ कि मेरा पूरा शरीर एकदम नॉर्मल हो गया है। फिर अचानक ही मेरी आंख खुली। मुझे मालूम ही नहीं कि वो मेरा बुरा सपना था या हकीकत, या फिर मेरे साथ सच में कुछ ऐसा कुछ हुआ था। लेकिन उस रात मैं समझ गया था कि किस लिए मेरे साथ इस तरह की अजीब चीज़ हो रही थी। फिर उसके बाद मैं उठा, इधर उधर देखने लगा। मेरी हिम्मत नहीं थी कि अब उस बेड के ऊपर मैं लेटा रहूं, और घूमते फिरते हुए किसी तरह मैंने उस रात को बिताई। और जैसे ही सुबह हुई और हमारे ही गांव के पुजारी के पास सीधा चला गया। गांव के पुजारी के पास पहुंचने के बाद पता चली, ये सुनकर तो मेरी होश ही उड़ गए। दरअसल गांव के पुजारी ने मुझे बताया कि इसी काली शक्ति का साया है, और वो कोई मामूली शक्ति का साया नहीं है, भयानक ताकत है जो दिन पर दिन मेरा खून चूसती जा रही है। और अगर ऐसा ही चलता रहा महज 10 से 15 दिन में मेरा शरीर पूरा सूख जाएगा। अगर मुझे उस काली शक्ति से बचना है, अंगूठी के साथ किसी तंत्र मंत्र चीज को उसी जगह गाड़ना होगा जहां से मैंने उस अंगूठी को उठाया था। और उस टाइम रात के 12 बजने चाहिए। दोस्तों, पंडित जी का बात सुन के मेरा दिमाग ही हिल गया, क्योंकि मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वापस से उस बस स्टैंड के पास जाऊं, और वो भी रात के समय। पर अब मेरे पास दूसरा कोई रास्ता भी तो नहीं था, और पंडित जी मेरे साथ आने से मना कर रहे थे। लेकिन फिर पंडित जी ने मेरे साथ आने को हाँ कर दिया, जिससे मुझे थोड़ी हिम्मत मिल गई। मैं जानता था जब तक पंडित जी मेरे साथ होंगे तब तक मेरा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। फिर अगली रात शनिवार की रात थी, और हमें भी उसी रात का इंतज़ार था। लेकिन मैं आज की रात से भी घबराया हुआ था, क्योंकि मैं इस बात को अच्छी तरह से जानता था कि वो भयानक शक्ति मेरे साथ कल से भी ज़्यादा भयानक करने की कोशिश करेगी। ऐसे में मैंने अपने एक दोस्त को अपने घर पर बुला लिया, और जैसे ही मैं सोने की कोशिश करता तो मेरे कानों में रोने और हंसने की आवाज़ बार बार सुनाई देती। ऐसे में मेरा सर काफ़ी भारी होने लगा। तमाम कोशिश के बावजूद भी मैं सो ही नहीं पाया। और उसके बाद जैसे ही सुबह हुई और मुझे चैन की सांस मिली, क्योंकि मुझे किसी भी तरह से रात काटनी थी। और जैसे ही मैं उस अंगूठी को बिस्तर के उधर उधर ढूंढने की कोशिश किया, तभी मैंने पाया कि वो मेरे सिराने पड़ी हुई थी। उसकी चमक वैसे ही अभी भी बनी हुई थी। रात के लगभग 10 बजे के आसपास पंडित जी के साथ टैक्सी में उस बस स्टैंड की तरफ रवाना हुआ। मुझे डर तो बहुत लग रहा था, लेकिन इस काम को करना भी बहुत ही ज़रूरी था, वरना बात मेरी जान पर आ सकती थी। हम जैसे ही उस बस स्टैंड के पास पहुंचे, वहां का सन्नाटा देखकर हर किसी की हालत खराब हो जाए। उसके बाद उस पुजारी ने मुझको रुकने को कहा। थोड़ी देर तो हम लोग वहीं पे बैठकर इधर उधर देखने लगे। फिर जैसे ही रात को 12 बजने को आई, तभी उस पुजारी ने लंबी सांसें लेते हुए कहा, देखो बेटा, तुम्हारी जिंदगी और मौत आपस में टकराने वाली है। अगर तुम इस काम को ढंग से नहीं किया तो तुम्हें यहीं पे अपनी जान गंवानी होगी, और अगर ये काम तुमने ठीक से कर लिया तो भी तुम्हारे साथ कुछ ऐसा होगा उसके बारे में तुमने कभी पहले सोचा भी नहीं होगा। इसीलिए तुमको सोच और समझ के कदम उठाने हैं। दोस्तों, उसके बाद उस पुजारी ने मेरे हाथ में नारियल दिया, और उसके बाद वो अंगूठी दी। उस नारियल के ऊपर खून के कुछ छींटे थी। शायद वो छींटे इसलिए भी थी, शायद किसी भी बुरी शक्ति को अपनी ओर आमंत्रित किया जाए। जैसा उस पुजारी ने मुझे बताया था, मैं वैसे उस नारियल के साथ चमकता हुआ अंगूठी को लेकर आगे की तरफ बढ़ने लगा। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मेरी ज़िंदगी इस पड़ाव पर पहुंच जाएगी। फिर मैं धीरे धीरे अपनी कदमों के साथ उसी जगह पे पहुंच गया जहां से मैंने उस अंगूठी को उठाया था। पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लग रहा था कि मेरे साथ साथ कोई और भी है, जिसके होने का मुझे एहसास हो सकता था, लेकिन मैं उसे देख नहीं सकता था। मैं जैसे ही ठीक उस जगह पे पहुंचा तो मैंने उस नारियल के साथ ठीक उस अंगूठी को वैसे ही रख दिया जैसा कि उस पुजारी ने मुझको बताया था। जैसे ही मैं उस नारियल के साथ अंगूठी को रखा, वैसे ही पूरी धरती कांपने लगी।
और वैसे ही अंदर से एक हाथ बाहर निकला, धूल को फाड़ कर। जैसे ही वो हाथ बाहर निकला, डर के मारे मेरा शरीर पूरा पसीना छोड़ने लगा। मैं तुरंत ही मुड़ा और वहाँ से भागने लगा। दरअसल उस पुजारी बाबा ने मुझको बताया था कि ऐसा होते ही मुझे वहाँ से सरपट दौड़ लगानी है, सीधा जाकर गाड़ी में बैठ जाना है। फिर ठीक मैंने वैसा ही किया। जैसे ही मैं गाड़ी में आकर बैठा, पुजारी बाबा ने मुझे कुछ नियम बताए। उस नियम का ध्यान रखना था और उसके बाद गाड़ी स्टार्ट हुई और हम सभी घर लौट आए। पर अच्छी बात यह थी कि उस दिन के बाद मैंने दोबारा उस तरह की कभी भी आवाज़ नहीं सुनी। और साथ ही इस घटना के बारे में मैं अपने कुछ दोस्तों को बताया। तब जाकर मुझको पता चला कि उस बस स्टैंड पर लगभग 7 साल पहले एक महिला की मौत हो गई थी। बदमाश लोग ने उनके गहने वगैरह चुराकर और साथ गलत काम कर लिया और उस दिन के बाद से उस महिला की उस बस स्टैंड पे अपनी कब्जा जमा लिया। पर उस बस स्टैंड पर रात को सोने चांदी चीज जैसी पड़ी हुई मिलती है, जिनको उठाने के बाद इंसान कभी भी सुखी नहीं रहता। फिर दोस्तों उसके बाद से मैं कभी भी रात को कभी भी उस बस स्टैंड की तरफ जाने की हिम्मत नहीं की। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। अगर कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दें। मैं आपका दोस्त जल्दी ही मिलूँगा ऐसी फिर कोई घटना के साथ। मेरा नाम टायरन है। मैं अमेरिका में एक ट्रक ड्राइवर था। ये घटना जो मेरे साथ घटी थी ये 1980 में घटी थी। तब मेरी उम्र करीब 35 साल की थी। मेरे साथ मेरा एक पार्टनर भी होता था, उसका नाम जॉन था। ज़्यादा लंबी ड्राइव के बाद जब मैं थक जाता था तो जॉन और मैं अपनी जगह को रिप्लेस कर लेते थे। फिर कुछ दूरी तक वो ट्रक चलाता था। ये घटना ब्राज़ीलियन नेशनल हाईवे की है। जब मैं उस रास्ते से गुजरता था तो वहाँ पे मुझे बहुत ही ज़्यादा अजीब लगता था। वो रास्ता अपने आप में ही बहुत भयानक है। वो हाईवे जंगलों से घिरा हुआ है। उस हाईवे का 20 किलोमीटर का एरिया पूरा जंगल में आता है। जब भी किसी ट्रकर को अपनी डिलीवरी जल्दी करनी होती है तो वो लोग वही रास्ता निकल जाते हैं। नेशनल हाईवे का वो रास्ता एक शॉर्टकट का है जहाँ से वो लोग अपने डिलीवरी पॉइंट पे 2 घंटे पहले ही पहुँच जाते हैं। लेकिन वहाँ पे घटनाएं बहुत ज़्यादा अजीब होती है, इसलिए उन रास्ते पे कोई जाता नहीं है। बहुत लोग कहते हैं वहाँ पे लूट और चोरी बहुत होती है। ट्रकों को रोक के उन्हें लूट लिया जाता है और ट्रक ड्राइवर को मार दिया जाता है, इसलिए ज़्यादातर लोग उस रास्ते से नहीं जाते हैं। ऐसे ही एक दिन ठंडियों का मौसम था। मेरे और जॉन के पास कोई भी डिलीवरी का काम नहीं था, तो हम लोग उस वक्त अपने ट्रकों में बैठे हुए थे। घरों से झूठ बोल के आए थे कि हमें कहीं जाना है ताकि हम लोग थोड़ी पार्टी कर सके। हम दोनों ट्रक में ही बैठे हुए थे और जॉन ने थोड़ी शराब पी रखी थी। मैं भी शराब पीने ही वाला था, लेकिन तभी मुझे एक मैसेज आया। वो मैसेज हमारी कंपनी से आया था। दरअसल ब्राज़ील के एक छोटे से कस्बे में अचानक ही एक एक्सीडेंट हो गया था, जहां पर ढेर सारे लोग हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे और उन्हें मेडिकल इक्विपमेंट्स की बहुत ज़रूरत थी। वहाँ हॉस्पिटल में इतने सारे मेडिकल इक्विपमेंट्स उपलब्ध नहीं थी और हमें उन मेडिकल इक्विपमेंट्स को जल्द से जल्द वहाँ पे पहुँचाना था। हम सबसे पहले वहीं वेयर हाउस में पहुँचे जहाँ पे हमें सारे मेडिकल इक्विपमेंट्स मिलने थे। हम लोग वेयर हाउस से मेडिकल इक्विपमेंट्स लेके ब्राज़ील के उसी रास्ते से निकल गए और उसी कस्बे में जा रहे थे। हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था आखिरकार हम लोग करें क्या। उस रास्ते से जाने का हमारा बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन मजबूरी की वजह से हमें जाना पड़ा क्योंकि लोगों की ज़िंदगी का सवाल था। वो पूरा रास्ता करीबन 5 घंटे का था। जॉन बिल्कुल भी ट्रक नहीं चला सकता था क्योंकि वो हल्के फुल्के नशे में था, लेकिन वो मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो गया। ट्रक मैं चला रहा था। जॉन काफ़ी ज़्यादा नशे में था, इसलिए जॉन को नींद आ रही थी। कुछ देर ट्रक चलाने के बाद हम लोग हाईवे के उस हिस्से में पहुंच गए जहां से हम लोग को शॉर्टकट लेना था। शुरुआत में वो हिस्सा पूरा जंगलों से ढका हुआ था। वहां की रोड तो कुछ ठीक थी, लेकिन वहां से थोड़ा अंदर जाने के बाद थोड़ा रास्ता कंफ्यूजिंग है। हालांकि मैं उस रास्ते से 1-2 बार दिन की टाइम निकल चुका हूँ।
तो वो रास्ता मुझे तो बहुत अच्छे से याद था। मेरा बिल्कुल भी जाने का मन नहीं था, लेकिन हमें डिलीवरी जल्दी से जल्दी करनी थी, इसलिए मजबूरन जाना पड़ा। जॉन हल्की फुल्की नींद में था। मैंने उसे सो जाने के लिए बोला। मैं ये ठान ली थी अगर रास्ते में कोई भी आएगा तो मैं उसके लिए ट्रक नहीं रोकूंगा। मैं लगातार पुलिस वालों से भी बात कर रहा था क्योंकि उन्हें भी पता ये रास्ता काफ़ी खतरनाक है। तो मैं उनको अपना प्रॉपर लोकेशन भी बार बार दे रहा था। दूसरी तरफ से पुलिस वाले भी उसी हाईवे पे आ रहे थे। उन्होंने मुझसे बोला था कि वो मुझे जल्द से जल्द मिल जाएंगे। हाईवे के कुछ ही अंदर जाते वक्त अंदर बहुत ही अंधेरा था। कुछ जगह तो हाईवे खराब भी थे। कुछ पेड़ तो टूट के रोड पे नीचे गिरे हुए थे। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि वो जगह की मेंटेनेंस क्यों नहीं होती है। काफ़ी ज़्यादा अंधेरा था। मुझे बस उतनी ही लाइट दिखाई दे रही थी जहाँ तक मेरी ट्रक की लाइट जा रही थी। मैं लगातार ट्रक को स्पीड में चला रहा था। तभी मैंने देखा मेरे दाईं तरफ एक काली परछाई खड़ी है जो कि मुझे ट्रक रोकने को बोल रही है। मैं उसके सामने से इतनी तेज़ी से ट्रक को लेके गया कि मैंने ध्यान भी नहीं दिया कि वो एक औरत है या आदमी है। हाँ, लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता चल गया था कि साइड में कोई खड़ा है जो कि लिफ्ट मांग रहा है। मैं उसको जल्दी की वजह से देख नहीं पाया। मैंने उसे बाद में बैक मिरर में देखने की कोशिश की, वो मुझे नहीं दिखा। मैं फिर दोबारा ट्रक को चुपचाप चलाने लगा। मैंने ये ठान रखी थी कि मैं बिल्कुल भी ट्रक को नहीं रोकूंगा। कुछ दूर आगे जाने के बाद फिर से मुझे दाएं तरफ फिर कोई एक आदमी दिखाई दिया। उसने कोई भी कपड़े नहीं पहने हुए थे। वो बिना पूरे कपड़ा का खड़ा था, जबकि वहाँ पे हल्की फुल्की ठंड थी और जंगल की एरिया में ठंड काफ़ी बढ़ जाती है। मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था आखिरकार वो जंगल में ऐसे खड़ा क्यों था। मैं काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था, इसलिए मैंने ट्रक को नहीं रोका और दोबारा ट्रक को चलाने लगा। मैंने उसे फिर बैक मिरर में देखने की कोशिश की, वो दोबारा मुझे नहीं दिखा। मैं समझ गया था यहाँ पे कुछ न कुछ अजीब ज़रूर हो रहा है। मैंने जॉन को उठाने की कोशिश की, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा नशे में था, इसलिए उठ नहीं पा रहा था। मैं उस हाईवे के करीबन 3 किलोमीटर अंदर आ चुका था। मेरे पास वापस जाने का और कोई ऑप्शन भी नहीं था, इसलिए मैंने सोचा दिए हुए लोकेशन पे जल्द से जल्द पहुंच जाऊं। उस एरिया में नेटवर्क भी नहीं आ रहा था, इसलिए मैं किसी से भी किसी तरह का कन्वर्सेशन भी नहीं कर सकता। इसलिए मैंने चुपचाप ट्रक चलाने पे ही ध्यान दिया। इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए मैं रोड पे जा रहा था और आगे रोड पे खून गिरा हुआ था और वो खून काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है। मैंने उस खून को देखकर अपनी ट्रक की स्पीड थोड़ा धीमे कर दिया और मैं रास्ते भर उसी खून को देखते हुए जा रहा था। ऐसा लग रहा था किसी ने खून की नदी खुली छोड़ दी हो। पूरी रोड खून से भरी हुई थी। मुझे आखिरकार समझ में नहीं आ रहा था वहाँ पर ये सब हो क्या रहा है। मैं उसी को देखे जा रहा था। फिर मैं अचानक से देखा मेरे ट्रक के सामने वही आदमी आ गया जो कुछ देर पहले नंगा खड़ा हुआ था। वो आदमी मेरे ट्रक से कुचल गया और पूरी तरह से दब गया। उसकी चिल्लाने की आवाज़ भी मुझे सुनाई दी थी और मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया था। मैंने तुरंत अपनी ट्रक को रोका और अपने बगल में बैठे जॉन को जगाने लगा, लेकिन वो उठ ही नहीं रहा था और बहुत ज़्यादा नशे में था। मैंने तुरंत अपनी टॉर्च उठाई और ट्रक से नीचे उतर गया। हालांकि ट्रक से नीचे उतरने में मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। फिर मैं ट्रक से उतरा और मेरा पैर उसी खून पे पड़ा और वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बदबू आ रही थी। मैंने अपनी टॉर्च के सहारे धीरे धीरे ट्रक के पीछे जाने की कोशिश की, जहाँ पर वो आदमी मेरी ट्रक से कुचला पड़ा हुआ था। मेरी ट्रक उससे करीबन 100 मीटर आगे आ गई थी, क्योंकि मुझे ट्रक रोकने में बहुत ही ज़्यादा वक्त लग गया था। मैं धीरे धीरे उस आदमी के पास जा रहा था। दूर से देखने पे तो ये लग रहा था कि वो मर चुका है। मेरी ट्रक उसके पूरे शरीर पे चढ़ के निकल चुकी थी और वो मर ही गया था। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। मेरे हाथों किसी की हत्या हो गई थी। मैं धीरे धीरे उसी की तरफ जा रहा था। दूर से देख के ऐसा लग रहा था कि उसका पूरा शरीर खून से ढका हुआ है। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था आखिरकार मैं क्या करूं।
मैं काफ़ी ज़्यादा डर रहा था और रोते हुए जॉन को बुला रहा था, लेकिन वो मेरी आवाज़ बिल्कुल भी नहीं सुन रहा था क्योंकि वो नींद में था। मेरी किस्मत उस दिन बहुत ज़्यादा ख़राब थी, पर मुझे लगा क्या पता मैं उस आदमी को बचा सकता हूँ। इसलिए मैं धीरे धीरे उस आदमी के पास जा रहा था। जब मैं उसके पास पहुँचा तो मेरी और उसकी दूरी करीबन 5 मीटर की थी। उसका हाथ अचानक से हिलने लगा और उसके हाथ पैर जो मेरे ट्रक के दबने से टूट गए थे और वो दोबारा धीरे धीरे अपने आप सीधे होते गए। ये सब मैंने अपने आँखों से देखी। मेरे ही आँखों के सामने वो आदमी अपने 2 पैरों के ऊपर खड़ा हो गया और वो दोबारा खड़ा होकर मुझे देख रहा था और कुछ ही सेकंड के बाद वो पूरा नॉर्मल हो गया था, जैसे मुझे पहले दिखाई दे रहा था। उसका पूरा शरीर खून से लथपथ ढका हुआ था और उसकी आंखें बहुत ही ज़्यादा भयानक लग रही थी। उसने कोई भी कपड़े नहीं पहने हुए थे। वो मेरे तरफ चिल्लाते हुए भागा और मैं अपने ट्रक के तरफ भागा। वो क्या चीज़ थी मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। रोड पे पड़े खून की वजह से मैं ढंग से भाग नहीं पा रहा था क्योंकि मेरे पैर फिसल रहे थे। मैं किसी भी तरह भागते हुए अपने ट्रक के पास पहुंचा और जो आदमी मेरे सामने खड़ा था वो बहुत ही लंगड़ा के चल रहा था। ऐसा लग रहा था उसका पैर में बहुत बुरा तरह का चोट लगा है, लेकिन मेरे आँख के सामने ही वो मर के जिंदा हुआ था। मैं जॉन का नाम लेते हुए चिल्लाते हुए ट्रक के अंदर जा रहा था। मैं जॉन को उठाने की कोशिश भी की और जॉन हल्का सा उठा भी, लेकिन वो फिर से सो गया और मैंने ट्रक को दोबारा भगा दिया। जब मैं बैक मिरर में देख रहा था तो वो आदमी मेरे पीछे चलते चलते आ रहा था। उस पूरी रोड पे खून फैला हुआ था। मेरे ट्रक के टायर भी पूरे खून से सने हुए थे। कुछ दूर ट्रक चलाने के बाद मैंने देखा दूसरी साइड से कुछ पुलिस की गाड़ियां आ रही है, जो कि शायद मेरे लिए ही आ रही थी। मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। मैंने तुरंत जाके उनके पास गाड़ी रोका और उन्होंने पूछा कि मेरा तुमसे कनेक्शन कैसे टूट गया। मैंने उन्हें सारी चीज़ें बताई और जैसे ही मैंने फिर अपने ट्रक के टायर को देखा वो पूरा एकदम तरह से नॉर्मल था। मैं उन्हें बार बार वो चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उन्हें लग रहा था कि मैं बहाना दे रहा हूँ। फिर उन पुलिस की कार में से एक कार उन्हीं जंगल की तरफ से गई जिधर से मैं आ रहा था। फिर वहाँ से इन्फॉर्मेशन आई कि वहाँ पे सब कुछ ठीक है और रोड पे कोई भी खून के दाग या छींटे कुछ नहीं मिले और ना ही वो आदमी और जिसको मैंने कुचल दिया था। वो लोग मेरी बात मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। इस चीज़ पे उन्होंने मेरे से ज़्यादा बहस नहीं की। उन्होंने मुझसे कहा कि मेडिकल के सारे इक्विपमेंट्स जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचा दो, फिर वो उसके बाद मेरी रिपोर्ट लेंगे। मैंने वैसा ही किया। मैं काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था। मैं 1 घंटे में हॉस्पिटल पहुंच भी गया और सारे इक्विपमेंट्स दे दिया। उसके बाद कुछ पुलिस वाले दोबारा मेरे पास आए और उन्होंने मेरे से दोबारा पूछताछ की कि मैं लेट क्यों हो गया था और मेरा कनेक्शन उनसे टूट क्यों गया था। मैंने सारी बातें बताई उन्हें, लेकिन उन्होंने मेरी बात पे विश्वास नहीं किया। फिर उन्होंने जॉन से पूछा, लेकिन जॉन तो पूरे रास्ते सो रहा था। फिर उन्होंने जॉन से पूछताछ की तो उन्हें पता चल गया था कि जॉन दारू पी है, लेकिन अब तो उन्होंने मेरी बात पे एकदम भी विश्वास नहीं करने वाले थे। उन्होंने मेरा भी अल्कोहल टेस्ट किया, लेकिन मैंने उस टाइम शराब नहीं पी रखी थी। पुलिस वाले मेरे बात पे विश्वास नहीं कर रहे थे। उन्हें लगा कि मैंने किसी तरह का और नशा कर रखा है, इसलिए शायद मुझे अजीब और गरीब ऐसी चीज़ दिखाई दे रही थी। लेकिन मेरे साथ जो कुछ भी हुआ था वो एकदम सच था। उस घटना के बाद मैं कई दिनों तक उस ट्रक को हाथ भी नहीं लगाई। जॉन ने मुझे बहुत बार चलने के लिए बोला, लेकिन मेरे अंदर उस आदमी का डर बहुत तरीके से भर चुका था। आखिरकार वो कौन था, वहाँ पे क्या कर रहा था, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। और ये जो अजीब सी चीज़ मुझे दिखाई दे रही थी और किस लिए दिखाई दे रही थी, इसका भी मेरे पास कोई जवाब नहीं था। लेकिन मुझे ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि ये मेरा वहम है या सच। अगर ये सच था तो मेरी किस्मत उस दिन बहुत ज़्यादा अच्छी थी कि मैं बच गया, और फिर ऐसी घटना मेरे साथ जीवन में दोबारा कभी भी नहीं घटी। लेकिन फिर उस रोड पर मैं दोबारा कभी भी नहीं गया। मेरा नाम मनोज है, मैं सीतापुर का रहने वाला हूँ। ये घटना 2009 की है। मधु चाची अपना सारा काम निपटा के ही सोने जाती थी। रात में खाना बनाने के बाद वो देर रात तक बर्तन मांज के सोने जाती थी
देर रात बर्तन मांज के साफ सफाई करके सोने जाती थी। हमारा गांव काफ़ी ज़्यादा पुराना था, ठीक से डेवलपमेंट भी नहीं हुआ था। हमारे गांव में करीबन 200 घर थे। 200 घर में केवल 6 नल कुएं के पास बने हुए थे। सरकार ने कई नलों को तो कई सालों से सर्विस भी नहीं कराया था। मधु चाची उन्हीं नल में से एक नल पे रात को बर्तन धो रही थी। वो नल हमारे ठीक घर के सामने था, तो हमें पानी लेने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होती थी। हमारे गांव में ढेर सारे बड़े बड़े बर्तन होते थे। मेरा परिवार भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। बड़ी बड़ी पटरियाँ, बड़ी बड़ी कढ़ाई, कुकर का तो ज़माना भी नहीं था हमारे टाइम में। बर्तन को अच्छे से मांजने के लिए मधु चाची चावल का भूसी का उपयोग करती थी, जिससे बर्तन बहुत अच्छे से मंजते थे और साफ सफाई भी बहुत अच्छी हो जाती थी। वो घर में लेडीज में सबसे छोटी थी और इसलिए वो सारा काम खत्म करके ही सोने जाती थी, ताकि दिन में उनको ज़्यादा काम ना करना पड़े। मधु चाची की अक्सर तबीयत खराब रहती थी। मेरे चाचा और मेरे घर वाले उनसे बोलते थे कि ज़्यादा काम ना करे, थोड़ा आराम भी कर लिया करे, लेकिन वो बात ही नहीं सुनती थी। अपनी दवाइयाँ भी समय से नहीं खाती थी, बस सबसे ऐसे ही बोला करती थी, ये तो नॉर्मल जुकाम है, बस ऐसे ही ठीक हो जाएगा। लेकिन उनकी ये बीमारी कुछ और ही थी। अंदर धीरे धीरे वो बीमारी बढ़ते चली गई। एक दिन रात के करीब 1 बजे मधु चाची अपना सारा काम खत्म करके आई और जैसे ही सोने जा रही थी, अचानक से उनके सर में बहुत तेज दर्द उठा और वो बेहोश हो गई। उनको सब कोई उठाया, लेकिन वो नहीं उठी। उस वक्त हॉस्पिटल भी हमारे गांव से काफ़ी ज़्यादा दूर में था। हमारे घर से 2 घर छोड़ के एक वैद्य जी रहते थे। उनको तुरंत बुला के लाया गया। वैद्य जी ने जब मधु चाची की नाड़ी चेक की तो उनकी नाड़ी नहीं मिल रही थी। उनकी हार्ट बीट भी बंद हो चुकी थी और वो मर चुकी थी। इतना जल्दी उन्हें क्या हो गया, कुछ समझ में नहीं आया। किसी तरह उनको रात में सब कोई अस्पताल भी लेके गया। अस्पताल पहुंचने के बाद जब डॉक्टर ने उन्हें चेक किया तो वो मर चुकी थी। वजह किसी को नहीं पता थी। काफ़ी कोशिश करने के बावजूद भी जब वो होश में नहीं आई तो उनको मृत्यु घोषित कर दिया गया। उसी रात मधु चाची को सबको घर लाया गया। घर लाने से पहले उनके शरीर को एक गाड़ी में रखा गया था, जो कि शायद लाश ले जाने को काम आती थी। वो वही हॉस्पिटल के पास मिले थे। उनके मृत्यु शरीर को उस गाड़ी में रखने के बाद उसी में चाचा भी बैठ गए थे और मेरे पापा भी। ड्राइवर गाड़ी चला रहा था। गांव के कुछ और लोग थे जो अपने मोटरसाइकिल से आ रहे थे। गाड़ी उसी वक्त रास्ते में चल रही थी। उस वक्त बारिश भी काफ़ी तेज होने लगी थी और मौसम भी थोड़ा ख़राब चल रहा था। अस्पताल से करीब हमारा घर करीब 11 किलोमीटर का था। वो लोग गाड़ी से आ रहे थे। जिस गाड़ी में मधु चाची का मृत्यु शरीर था, उस गाड़ी का टायर थोड़ी दूर आते जंगल में पंक्चर हो गया। दरअसल वो जंगल नहीं था, वो हमारे गांव का आम का बाग था। उस बाग में कई लोगों को पेड़ थे। कई लोग वहीं पे जाया करते थे जब उन्हें फल या किसी अन्य चीज़ की ज़रूरत पड़ती थी। उस गाड़ी का टायर वही बाग के साइड में पंक्चर हुआ था। वहाँ पे ढेर सारे मृत्यु शरीर भी जलाए जाते थे। वो इलाका हमारे गांव का थोड़ा पहाड़ी इलाका था। गांव के अंदर आने से पहले वही इलाका से होके आना पड़ता था, जो कि काफ़ी ज़्यादा बेकार चीज़ थी। क्योंकि हमारे गांव में जब भी कोई शुभ चीज़ होती थी, किसी के यहाँ बच्चा पैदा हुआ या किसी की शादी हुई, तो उसी एरिया से होके ही आना पड़ता था। गांव वाले ने कई बार उस रास्ते को बंद करने की भी सोची, लेकिन कभी किसी को मौका ही नहीं मिला। लोग उसी रास्ते से लगातार आना जाना किया करते थे, इसलिए इस चीज़ को सब कोई भूल गए। गाड़ी पंक्चर होने के बाद गाड़ी के ड्राइवर ने टायर को चेंज किया। बारिश बहुत तेज हो रही थी। उसको टायर चेंज करने में थोड़ा समय लग गया। गांव के बाकी लोग जो बाइक से आ रहे थे, वो थोड़ा पीछे ही रुक गए थे, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा तेज हो रही थी। उस वक्त उस बाग में मेरे चाचा, मेरे पापा और ड्राइवर और मधु चाची की मृत्यु शरीर ही थी। किसी तरह टायर को चेंज किया। टायर चेंज करने से पहले ही
पापा ने ऐसा महसूस किया गाड़ी के ऊपरी हिस्से पे कोई बैठा हुआ है। उनको कोई काली परछाई दिखाई दी, लेकिन उन्होंने इस बात पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि उस वक्त चाचा काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, तो उन्हें संभालना ज़्यादा ज़रूरी था। उस वक्त ही गाड़ी को बारिश में हमारे घर ले जाया गया। मुझे आज भी साफ साफ याद है, मैं जग रहा था जब वो गाड़ी आई। पापा और चाचा चाची की शरीर को उतार रहे थे। मम्मी ने मुझे अंदर भेज दिया था, लेकिन तभी मम्मी ने मुझे घर भेज दिया। लेकिन मैं खिड़की से सब कुछ साफ साफ देख रहा था। उनके शरीर को उतार के जमीन पे रखा गया और बगल में ही तनके को सुलगा दिया गया क्योंकि बगल में धुआं रहे और आग जलती रहे। कहते हैं मृत्यु शरीर के पास हमेशा आग जलती रहना चाहिए और लोहे का भी सामान कुछ रखा रहना चाहिए, नहीं तो नकारात्मक आत्माएं शरीर के अंदर प्रवेश करने की कोशिश करती है। बारिश काफ़ी ज़्यादा तेज हो रही थी। पूरा गांव एकदम ज़्यादा शांत था। इसके वजह से तो आधा गांव अपने घर से बाहर भी निकल के नहीं आया था। चाची का शरीर बरामदे में ही रखा हुआ था। अभी भी उसमें कोई क्रिया नहीं की गई थी क्योंकि घर के कई लोगों को संदेश भेज दिया गया था। उनको भी आने में थोड़ा समय लगने वाला था। बारिश की वजह से उनको कोई साधन भी नहीं मिल रहा था। उस वक्त घर में मैं, मम्मी, पापा, चाचा और हमारे दादाजी ही थे। हम सब लोग जग रहे थे और उनका शरीर बरामदे में ही रखा हुआ था। बारिश बहुत ज़्यादा तेज हो रही थी और बादल भी बहुत गरज रहे थे। बादल की गरज और हल्की फुल्की रोशनी चाची के मृत्यु शरीर पर पड़ रही थी, जो कि पुराने डबल बेड के चादर से ढका हुआ था। एक एक करके धीरे धीरे सब कोई सोने लगे। चाचा जग रहे थे। चाचा पूरी रात चाची के बगल में ही बैठे रहे। काफ़ी ज़्यादा थकान हो रही थी उनको, जो कि उनके चेहरे पे साफ साफ झलक रही थी। पापा ने चाचा को जाके बोला कि वो थोड़ी देर आराम कर ले क्योंकि कल बहुत काम करना है। अगर वो जगते रहेंगे तो उनकी भी तबीयत खराब हो जाएगी। चाचा सो नहीं रहे थे, लेकिन पापा ने ज़बरदस्ती उनको सोने के लिए भेज दिए। वो कर भी क्या सकते थे, पूरा घर एकदम शांत था और पूरे गांव में किसी कुत्ते भौंकने की भी आवाज़ नहीं आ रही थी। बस दो आवाज़ ही सुनाई दे रही थी, बारिश की और बादल की गरज। इसके अलावा और कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। सब कुछ एकदम शांत था। किसी को पता भी नहीं चला। बारिश की कुछ बौछारें इतनी तेज थी, वो चाची के मृत्यु शरीर तक गिर रही थी और उनके बगल में जो जलता हुआ गोबर का उपला यानी कि कंधा रखा हुआ था, उस पर भी जाके गिर रही थी। कुछ देर बाद वो जो उपला जल रहा था पानी की वजह से बुझ गया और वहाँ पे धुआं होना बंद हो गया और आग एकदम शांत हो गई। दादाजी सो गए थे। मम्मी भी मेरे बगल में ही सो रही थी, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। चाचा भी आराम कर रहे थे। उनको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए वो अपने कमरे में जाके चुपचाप बैठे हुए थे। पापा चाची के मृत्यु शरीर के पास ही बैठे हुए थे। मुझे साफ साफ याद है, उस वक्त रात के 2 या 2:30 बज रहे थे। मुझे साफ साफ याद है, उस वक्त रात के 2 या 2:30 बज रहे थे। एक जोरदार बिजली कड़की। जिस कमरे में मैं और मम्मी लेटे हुए थे, उसका दरवाज़ा नहीं बंद था। उसमें बस पर्दा लगा दिया था और दरवाज़ा इसलिए नहीं बंद किया गया था ताकि किसी को भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मम्मी जाके उसे दे दे। हमारे घर में सिर्फ 2 ही महिला थी, एक मेरी मम्मी और एक चाची। चाची अब ख़त्म हो गई थी। उस वक्त मैं चुपचाप अपनी कमरों में लेटा हुआ था और दरवाजे के बाहर ही देख रहा था। बादल की गरजने की रोशनी, मुझे दरवाजे पे साफ साफ गरजने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। उसी रोशनी में मैंने किसी को एक तरफ से दूसरी तरफ जाते हुए देखा और वो कोई महिला थी। मैंने साफ साफ उन्हें देखा था। ये मेरा कोई वहम नहीं था। उसने साड़ी पहनी हुई थी, एक तरफ से दूसरी तरफ घर के अंदर जा रही थी, मतलब घर के बरामदे से होते हुए किचन की तरफ। मुझे समझ में नहीं आया मैंने क्या देखा। मैं थोड़ा सा डर भी गया था, पर मुझे लगा शायद गांव की कोई महिला आई होगी
चाची की एक सहेली थी जिसका नाम सुषमा था। वो अक्सर चाची से मिलने आया करती थी। सुषमा को अभी तक चाची की मौत के बारे में पता नहीं चला था, तो वो शायद मिलने आई होगी। मैं तुरंत अपनी बिस्तर से नीचे उतरा और मैंने सोचा मैं जाके सुषमा चाची को सब कुछ बता दूं, लेकिन वो गायब हो गई। ऐसा लगा हो कि वो एकदम हवा हो गई हो। मैं कमरे से बाहर निकल के किचन की तरफ जाके देखने लगा। मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। मैं फिर दोबारा घर के बाहर के तरफ गया और मैं एक चीज़ देख के एकदम हैरान हो गया। मेरी चाची का मृत्यु शरीर वहाँ पे नहीं था और जिस चादर से उन्हें ढक रखा था वो नीचे की तरफ पड़ा हुआ था। जिस तसले में गोबर के उपले जल रहे थे उसमें पानी भरा हुआ था और मेरे पिताजी वहीं पे बगल में कुर्सी पे बैठे हुए सो गए थे। दादाजी अपने कमरे में सो रहे थे और मम्मी भी अपने कमरे में सो रही थी और चाचा जी ने अपने कमरे के दरवाजे को अंदर से बंद किया हुआ था। उस वक्त पूरे घर में मैं ही जग रहा था। हमारे घर में छत की ओर जाने के लिए एक सीढ़ियाँ है। वो सीढ़ियाँ चारों तरफ मोटी मोटी दीवारों से घिरी हुई है। उसमें ज़्यादा रोशनी भी नहीं जाती है, लाइट भी नहीं थी, अंधेरा भी काफ़ी ज़्यादा था। छत पे जाने के लिए जब मैं उन सीढ़ियों से गुजरता हूँ तो ऐसा लगता है कि कोई अंधेरे कमरे से गुजर रहा हूँ। मुझे छत के ऊपर से छत की दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। हमारे यहाँ का किचन का एरिया जहाँ पे सब कोई ज़मीन पे बैठ के खाते हैं, उसके ऊपर कोई भी छत नहीं है। वहाँ से डायरेक्ट आसमान से पानी चबूतरे पे ही गिरता है। मैं अपने आप को उन पानी को बूंदों से बचाते हुए सीढ़ियों की तरफ गया। मैंने सोचा कि मैं सीढ़ियों की तरफ जाऊं। जैसे ही 2 सीढ़ियां चढ़ के अंधेरे के तरफ घूमा, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि उन सीढ़ियों पे कोई बैठा हुआ है। मुझे अंधेरे में साफ साफ दिखाई दे रहा था कि कोई अंधेरे में है। सीढ़ियों के ऊपर का दरवाज़ा खुला हुआ था। उनसे मुझे चमकती हुई परछाई से मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा था। वो कोई औरत थी। मैं समझ गया था वो कोई और नहीं, चाची ही है, क्योंकि उनका शरीर वहाँ पे नहीं था। मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। मैं उन्हें देखते ही ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। वो बहुत ज़्यादा अजीब लग रही थी। मेरी ही आंखों के सामने सीढ़ियों पे बैठ के मुझे घूर रही थी और पीछे चमकती हुई बिजली मुझे आज तक याद है। उनको देखते ही मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा और सीढ़ियों से नीचे उतर आया। मैं किचन के सामने उसी चबूतरों से भागते हुए जा रहा था जहाँ पर पूरा पानी चबूतरे के ऊपर पड़ा हुआ था। मैं वहाँ पे फिसल गया और जाके सीधा चाचा के कमरे से लड़ा। मेरी चिल्लाने की आवाज़ सुनकर पापा सीधा उठ गए और मम्मी भी उठ गई। चाचा भी अपने कमरे से तुरंत बाहर आए। उन्होंने देखा मैं ज़मीन पे गिरा हुआ हूँ। पापा का जैसे ही आँख खुला, पापा ने देखा चाची का शरीर वहाँ पे नहीं है। वो सब लोग भागते हुए मेरे पास आए तो मैंने उन्हें बताया कि चाची ऊपर सीढ़ियों के पास बैठी हुई है। मैं जैसे ही सबको ये बात बताई, सब एकदम हैरान हो गए। पापा और चाचा तुरंत सीढ़ियों की तरफ भागते हुए गए। उन्हें वहाँ पे कोई भी नहीं दिखा, लेकिन सीढ़ियों के ऊपर का दरवाज़ा एकदम खुला हुआ था। दोनों लोग छत पे गए और वो देख के हैरान हो गए। चाची का शरीर छत के बीच में ही पड़ा हुआ था, बारिश में भीग रहा था और उनके पूरे कपड़े खुले हुए थे। ऐसा लग रहा था कोई उनके शरीर में घुस के ये सब हरकत कर रहा है। बाल पूरे बिखरे हुए थे, मुंह खुला हुआ था और आंखें एकदम पत्थर की हो गई थी और पलट गई थी। उस दृश्य को देख के पापा और चाचा बहुत ज़्यादा डर गए थे। उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो लोग शरीर के पास जाए, लेकिन किसी तरह ऊपर का नाम लेते हुए वो लोग चाची के शरीर के पास गए। उन्होंने चाची का शरीर को हिलाने की कोशिश की। चाचा को लग रहा था शायद वो अभी भी जिंदा है और उठकर खड़ी हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फिर चाचा और पापा उनके शरीर को उठाकर उसी जगह पर लेके आए और दोबारा आग जलाई। फिर वहीं पे सब लोग बैठे हुए थे। मम्मी ने मुझे दोबारा कमरे के अंदर भेज दिया, लेकिन मैं कमरे के अंदर नहीं रुक रहा था, इसलिए मैं दादाजी के पास जाकर सो गया। कुछ देर बाद बारिश भी बंद हो गई और सुबह के 4 बज गए थे।
गांव में सब कोई जल्दी उठ जाते हैं और धीरे धीरे पूरे गांव को पता चल गया कि चाची अब नहीं रही है। घर के सामने भीड़ लगना चालू हो गई। फिर चाची का अंतिम क्रियाक्रम भी किया गया। और रात को जो ये घटना हम लोग के साथ घटी थी, इसको लेके चाचा और पापा ने किसी को कुछ नहीं बताया। वापस आके दोबारा रात को उसी तरह हम लोग सब एक साथ बैठे हुए थे और आपस में बात कर रहे थे जो भी कल हम लोग के साथ घटा वो आखिर हुआ क्यों, और आगे ऐसी कोई अजीब सी घटना ना घटे इसका उपाय भी ढूंढने लगे। पापा ने सबको ये बताया उस रात जब जंगल में गाड़ी खराब हो गई थी तो उनको एक अजीब सी परछाई भी गाड़ी के ऊपर नजर आई थी। हो सकता है कि वो कोई आत्मा हो या कोई भूत प्रेत हो, जो कि हो सकता है कि चाची के मृत्यु शरीर के अंदर घुस गया हो और उसने अपनी जगह बना ली हो। सब लोग ने यही अनुमान लगाया था कि उस रास्ते से हम लोग को कोई भी मृत्यु शरीर लेके नहीं आना चाहिए था, और वही हुआ भी जिसका डर था। खैर, फिर चाची के शरीर को वहीं पे जलाया गया जहाँ पर वो गाड़ी खराब हुई थी। हो सकता है वो आत्मा वहीं पे चाची के शरीर से बाहर निकल के चली गई हो। 13 दिन के बाद घर में पूजा पाठ हुई और पूरे घर को दोबारा शुद्ध किया गया। ऐसी फिर कोई भी घटना हमारे घर में दोबारा नहीं घटी, लेकिन उस दिन से दोबारा मुझे अपने ही घर में डर लगने लगा। फिर जब मैंने अपनी 12वीं पास की, फिर मैं पढ़ाई के लिए अपने शहर आ गया, और ये जो घटना हमारे घर में घटी थी वो रात मैं अपने जीवन में कभी भी भुला नहीं पाऊंगा। ये घटना ऑफिसर मॉरिन के साथ घटी है अमेरिकन नेशनल पार्क में। तो अब आगे की घटना मैं आपको ऑफिसर मॉरिन की पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। हमें उस बच्चे को ढूंढते हुए लगभग 3 दिन से ज़्यादा हो गए थे। हमारी टीम में ज़्यादा लोग नहीं थे। हम जंगल के जिस हिस्से में उसको ढूंढ रहे थे उस हिस्से में पहले कोई भी नहीं गया है। हमें कुछ उम्मीद भी नहीं थी कि हमें उसके यहाँ पे होने की कुछ निशान भी मिलेगी। जहाँ से वो गायब हुआ था वहाँ से वो जंगल का एरिया करीबन 15 किलोमीटर दूर है, और वो यहाँ पे क्या करने आया इसके बारे में हम लोग कुछ भी अनुमान नहीं लगा पा रहे थे। जो लड़का गायब हुआ था उसका नाम रॉन था। अपने दोस्तों के साथ कैंपिंग के लिए आया था। उसके दोस्तों ने बताया वो लोग कैंप फायर के पास बैठे हुए थे। तभी रॉन को अचानक से किसी की चिल्लाने की आवाज़ आई। हालांकि वो आवाज़ किसी को भी सुनाई नहीं दी थी सिवाय रॉन के। वो आवाज़ जिधर से आई थी उसी तरफ बहुत अजीब तरीक़ा से देखने लगा। उसके दोस्त जब शांत हुए और उन्होंने रॉन से जब पूछा कि तुम किधर देख रहे हो, तो उन्हें बिना कुछ जवाब दिए जंगल के उस हिस्से में भाग गया, और वो बोल रहा था कि वो मुझे बुला रही है और वो चिल्ला रही है। उसके दोस्तों ने उससे पूछा कि तुमको कौन बुला रही है। वो उसका जवाब बिना दिए ही बहुत ही तेज़ी से भाग गया। उसको रोकने की उन्होंने बहुत कोशिश की, तब तक रॉन गायब हो चुका था। पलक झपकते ही अचानक से वो कहाँ गायब हो गया था किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। रॉन के दोस्तों ने भी अपनी टॉर्च लेके उस डायरेक्शन में ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन ऐसा हुआ जैसा कि रॉन हवा हो गया हो। काफ़ी देर तक रॉन को ढूंढने के बाद जब वो नहीं मिला, उसके दोस्तों ने फॉरेस्ट ऑफिसर को इन्फॉर्मेशन दी। तभी हमारी सर्च करने वाली टीम वहाँ पे पहुँची। हमने दिए गए सारे डिटेल्स को कलेक्ट किया और लगातार उसी डायरेक्शन में बढ़ते रहे जहाँ पर आखिरी बार उसके दोस्तों ने उसको जाते हुए देखा था। रॉन की उम्र करीब 27 साल की थी और वो गोरा था और उसकी हाइट करीबन 6 फीट की थी। और ये बात बहुत ही ताजुब की थी कि मेरी हाइट भी उसी की तरह थी। हाँ, बस वो मेरे से कुछ साल छोटा था, लेकिन फिर भी मेरी और उसकी डिटेल्स मिल रही थी। शुरुआत में जब हम लोग ने 2 दिन उसको ढूंढा तो वो नहीं मिला। फिर हमने स्टेफर्ड डॉग्स मंगाए और वो लगातार उसी डायरेक्शन में भागे जा रहे थे जिस तरफ रॉन भागते हुए गया था। करीबन 10 किलोमीटर बाद जंगल के उस एरिया में पहुंच गए जहां पे हमें जाना मना था। दरअसल हम वहां पे कभी नहीं गए थे क्योंकि वो जंगल का काफ़ी घना एरिया था जिसको अभी कई फॉरेस्ट ऑफिसर ने एक्सप्लोर नहीं किया था। ये घटना 1990 की है
उस वक्त तो उतने डीप में कोई जाता भी नहीं था। उतना सर्च करने के बाद हमें रॉन की जूते मिले, जो कि उसके दोस्तों ने वेरीफाई किया वो रॉन की जूते हैं। वो इतनी दूर क्या करने आया था हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। हमें वहाँ पे रॉन की पैर के निशान भी मिले। एक पैर में उसने जूता पहना हुआ था और दूसरे पैर में कुछ नहीं। कुछ दूर हमने पैर के निशान का पीछा किया और वो पैर का निशान एक छोटा सा दलदल के पास आके ख़त्म हो गया। फिर उस दलदल के बाद हमें एक मोटे पैर के निशान मिले, जो कि रॉन के तो बिल्कुल भी नहीं थे। वो निशानों को देख के इतना तो पता चल गया था हो ना हो रॉन यहीं कहीं है, क्योंकि हर कुछ मीटर बाद हमें रॉन के कपड़े या कुछ ऐसी चीज़ मिल रही थी कि हमें ये पता चले कि वो रॉन की ही चीज़ है। जिस वक्त हम जंगल के एरिया में खड़े थे उस टाइम हमारी टीम में कुल 4 लोग थे और हम लोग के पास एक स्निफर डॉग भी था और हमारे पास हमारी एक गन थी और एक टॉर्च। हमने प्लान बनाया कि हम चारों लोग अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगे, क्योंकि जहाँ पर रॉन के फुटप्रिंट्स ख़त्म हो गए थे कि वहाँ से हमें कुछ भी पता नहीं था कि हम लोग किधर जाएं। उसको ढूंढते हुए काफ़ी ज़्यादा दिन हो गए थे। अब हम लोग को वापस भी बुलाया जा रहा था क्योंकि हमें और भी ज़्यादा काम थे, लेकिन हमारा ये केस पूरा नहीं हुआ था। मुझे अक्सर अंदर से ऐसा महसूस हो रहा था कि रॉन मिल जाएगा। वो अचानक से कहाँ गायब हो गया किसी को भी कुछ नहीं पता। मेरे साथ जो कुत्ता था उसका नाम ब्रूनो था। मैं और ब्रूनो उसी डायरेक्शन में जा रहे थे जहाँ से हमें बड़े पैरों का निशान मिला था। ब्रूनो आगे बढ़ता जा रहा था और मैं उसी के पीछे था। कुछ दूर जाने के बाद ब्रूनो अचानक से खड़ा हो गया और शांत हो गया। उसने कोई भी रिएक्शन नहीं दिया, बस एक बड़े से झाड़ के पीछे देख रहा था और उसी झाड़ के तरफ देख के भौंक रहा था। मैं उसे आगे जाने के लिए बोल रहा था पर वो वहाँ से आगे जा ही नहीं रहा था। फिर मैंने खुद झाड़ के पीछे जाके देखा तो वहाँ पे एक आदमी बैठा हुआ था। वो देखने में बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा था। वो अपने कमर के ऊपर कुछ भी नहीं पहना हुआ था और वो खाली काले रंग की पैंट पहनी हुई थी। उसकी पीठ पूरी काली थी। ऐसा लग रहा था कि उसके पूरे पीठ में किसी ने काली मट्टी लगा दी हो। वो मट्टी में कुछ खोज रहा था और बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था। उसके तेज तेज सांस लेने की आवाज भी मुझे सुनाई दे रही थी। मैंने उसको बुलाने की कोशिश की। मैंने उसको जैसे ही बुलाया वो मट्टी में खोदना बंद कर दिया और आगे की तरफ देखने लगा। वो अपने शरीर में हल्का सा भी मूवमेंट नहीं किया था। उससे मैं करीबन 5 मीटर की दूरी पे खड़ा था। उसने कोई भी हरकत नहीं की। वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। मैंने अपनी पिस्तौल बाहर निकाल ली क्योंकि मुझको ऐसा लग रहा था कि वो मुझ पे हमला करेगा। मैंने उसको अपनी तरफ घूमने के लिए बोला, लेकिन वो नहीं घूमा और उठ के जंगल के अंदर भागने लगा। वो उस तरफ जा रहा था जहाँ पे कोई भी नहीं जाता है। जंगल के उस एरिया में तो बहुत अंधेरा होता है, सूरज की रोशनी भी वहाँ पे ढंग से नहीं पहुँच पाती है। मैं उसे बार बार रोकने की चेतावनी दे रहा था, लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी। जब मैं आगे की तरफ भागा तो मेरे साथ मेरा कुत्ता भी भागा और हम दोनों उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। आखिर वो जंगल में क्या कर रहा था हमें कुछ भी नहीं पता था। थोड़ी देर बाद मैंने सोचा मैं उसे गोली मार के रोकने की कोशिश करूं, क्योंकि अब मुझे वो बहुत ज़्यादा खतरनाक लग रहा था। मैं उसे गोली नहीं मार सकता था। मेरे दिमाग में शायद ये चल रहा था कि उसे मेरी मदद की ज़रूरत हो और शायद मुझसे वो बहुत ज़्यादा डर गया हो। मैंने हवा में एक फायर किया और मेरी गोली चलाते ही वो उसी वक्त रुक गया। मैंने उसे पीछे घूमने के लिए बोला और वो तुरंत घूमा और उसको देख के मेरे हाथ से मेरी बंदूक छूट गई। वो आदमी जो भी था उसका शक्ल हूबहू मेरे से मिल रही थी। उसकी हाइट, उसकी आंखें, उसके चेहरे पे जितने भी बाल थे हूबहू मेरे से मिल रहे थे। मेरा कुत्ता लगातार उसको देख के भौंके जा रहा था और मैं उसे देख रहा था। कुछ देर के लिए मेरे हाथ पैर एकदम जम गए थे, लेकिन वो मुझे देखने में बहुत ही ज़्यादा डरावना लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो मुझे मार डालेगा। मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था कि मैं क्या करूं। वो मेरी तरफ कुछ देर के लिए मुझे घूर के देखने लगा और फिर मुझे कुछ भी याद नहीं। मैं बेहोश हो गया था। मैं जब बेहोश हो रहा था तो मैंने आखिरी बार उस आदमी को देखा था
वो काफ़ी धुंधला दिखाई दे रहा था क्योंकि मेरी आंखें ढंग से खुल भी नहीं रही थी। मुझे सिर्फ बस इतना दिखाई दे रहा था कि वो मेरे पास आ रहा है और मेरे कानों में मेरे कुत्ते की भौंकने की आवाज़ सिर्फ आ रही थी। उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं और जब मेरी आंखें खुली तो मैं अपने बेस के रेस्टिंग रूम में सोया हुआ था। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया कि मेरे साथ क्या हुआ और वहाँ पे मैं कैसे पहुँचा। जब मैंने अपने कलीग से पूछा तो उसने मुझे बताया कि उस बच्चों को ढूंढते हुए मैं जंगल में चला गया था, लेकिन बहुत ज़्यादा अंदर चला गया था। जब मेरी कोई खबर उन्हें नहीं मिली तो वो लोग मुझे भी ढूंढने के लिए आए और मैं उनको चलते हुए मिल रहा था। मैं धीरे धीरे जंगल के बाहर चलता हुआ आ रहा था, कहीं खोया हुआ था। उन्होंने मुझसे बात करने की बहुत कोशिश की लेकिन उनका जवाब मैंने कुछ भी नहीं दिया। फिर मैं उन लोग के सामने ही बेहोश हो गया और सच बताऊं तो मुझे ये सब कुछ भी याद नहीं है। मेरे साथ क्या हुआ और मैं अपने आप जंगल के बाहर चलते हुए कैसे पहुंचा, इसका मुझे कोई भी आइडिया नहीं था। मेरे साथ जो मेरा कुत्ता था वो भी मेरे साथ चल रहा था और ताजुब की बात तो ये है मेरे कुत्ते को भी इस सब चीज के बारे में कुछ भी भनक नहीं लगी। मैंने बहुत कोशिश की कि मेरा डॉगी मुझे किसी तरह का सिग्नल दे और बताने की कोशिश करे कि मुझे क्या हुआ था, लेकिन उसको कुछ भी याद नहीं था। वो ऐसा बर्ताव कर रहा था कि ऐसा कुछ कभी हुआ ही नहीं। जंगल का वो हिस्सा कहाँ था अब दोबारा मुझे तो मिल ही नहीं रहा था। मैं अपने आप को कुछ भी समझा नहीं पा रहा था क्योंकि मेरा दिमाग ढंग से काम नहीं कर रहा था। फिर इसके बारे में मैंने किसी से कुछ भी बात नहीं की और वो लड़का रॉन जिसको सब कोई ढूंढ रहे थे वो भी उन्हें एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ मिला और वो भी एकदम शांत था। जब पुलिस वालों ने उनसे पूछा कि वो कहाँ भाग के गया था और वो इतने दिन से कहाँ गायब था तो उसके पास इसका कोई भी जवाब नहीं था। उसने बोला उसे कुछ भी याद नहीं है, उसको बस लास्ट सीन इतना ही याद है कि वो अपने दोस्तों के साथ कैंप फायर के पास बैठा था। तभी उसको अचानक से कोई आवाज़ सुनाई दी और अपनी तरफ बुला रही थी और वो फिर उस आवाज़ के पीछे भागते हुए चला गया। हम लोग के साथ क्या हुआ, हम दोनों के पास इसका कोई भी जवाब नहीं था और ये मेरी ज़िंदगी का सबसे खतरनाक रेस्क्यू था। इसके बारे में मैं किसी को कुछ भी बता नहीं सकता था वरना लोग मुझे पागल समझते और मेरी नौकरी में भी कुछ दिक्कत आ सकती थी और इस राज को मैंने राजी रखा। ये घटना ऑफिसर मॉरिन के साथ घटी है अमेरिकन नेशनल पार्क में। तो अब आगे की घटना मैं आपको ऑफिसर मॉरिन की पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। हमें उस बच्चे को ढूंढते हुए लगभग 3 दिन से ज़्यादा हो गए थे। हमारी टीम में ज़्यादा लोग नहीं थे। हम जंगल के जिस हिस्से में उसको ढूंढ रहे थे उस हिस्से में पहले कोई भी नहीं गया है। हमें कुछ उम्मीद भी नहीं थी कि हमें उसके यहाँ पे होने की कुछ निशान भी मिलेगी। जहाँ से वो गायब हुआ था वहाँ से वो जंगल का एरिया करीबन 15 किलोमीटर दूर है और वो यहाँ पे क्या करने आया इसके बारे में हम लोग कुछ भी अनुमान नहीं लगा पा रहे थे। जो लड़का गायब हुआ था उसका नाम रॉन था, अपने दोस्तों के साथ कैंपिंग के लिए आया था। उसके दोस्तों ने बताया वो लोग कैंप फायर के पास बैठे हुए थे। तभी रॉन को अचानक से किसी की चिल्लाने की आवाज़ आई। हालांकि वो आवाज़ किसी को भी सुनाई नहीं दी थी सिवाय रॉन के। वो आवाज़ जिधर से आई थी उसी तरफ बहुत अजीब तरीक़ा से देखने लगा। उसके दोस्त जब शांत हुए और उन्होंने रॉन से जब पूछा कि तुम किधर देख रहे हो तो उन्हें बिना कुछ जवाब दिए जंगल के उस हिस्से में भाग गया और वो बोल रहा था कि वो मुझे बुला रही है और वो चिल्ला रही है। उसके दोस्तों ने उससे पूछा कि तुमको कौन बुला रही है। वो उसका जवाब बिना दिए ही बहुत ही तेज़ी से भाग गया। उसको रोकने की उन्होंने बहुत कोशिश की, तब तक रॉन गायब हो चुका था। पलक झपकते ही अचानक से वो कहाँ गायब हो गया था किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। रॉन के दोस्तों ने भी अपनी टॉर्च लेके उस डायरेक्शन में ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन ऐसा हुआ जैसा कि रॉन हवा हो गया हो। काफ़ी देर तक रॉन को ढूंढने के बाद जब वो नहीं मिला उसके दोस्तों ने फॉरेस्ट ऑफिसर को इन्फॉर्मेशन दी। तभी हमारी सर्च करने वाली टीम वहाँ पे पहुँची। हमने दिए गए सारे डिटेल्स को कलेक्ट किया और लगातार उसी डायरेक्शन में बढ़ते रहे जहाँ पर आखिरी बार उसके दोस्तों ने उसको जाते हुए देखा था। रॉन की उम्र करीब 27 साल की थी और वो गोरा था और उसकी हाइट करीबन 6 फीट की थी। और ये बात बहुत ही ताजुब की थी
कि मेरी हाइट भी उसी की तरह थी। हाँ, बस वो मेरे से कुछ साल छोटा था, लेकिन फिर भी मेरी और उसकी डिटेल्स मिल रही थी। शुरुआत में जब हम लोग ने 2 दिन उसको ढूंढा तो वो नहीं मिला। फिर हमने स्टेफर्ड डॉग्स मंगाए और वो लगातार उसी डायरेक्शन में भागे जा रहे थे जिस तरफ रॉन भागते हुए गया था। करीबन 10 किलोमीटर बाद जंगल के उस एरिया में पहुंच गए जहां पे हमें जाना मना था। दरअसल हम वहां पे कभी नहीं गए थे क्योंकि वो जंगल का काफ़ी घना एरिया था जिसको अभी कई फॉरेस्ट ऑफिसर ने एक्सप्लोर नहीं किया था। ये घटना 1990 की है। उस वक्त तो उतने डीप में कोई जाता भी नहीं था। उतना सर्च करने के बाद हमें रॉन की जूते मिले जो कि उसके दोस्तों ने वेरीफाई किया वो रॉन की जूते हैं। वो इतनी दूर क्या करने आया था हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। हमें वहाँ पे रॉन की पैर के निशान भी मिले। एक पैर में उसने जूता पहना हुआ था और दूसरे पैर में कुछ नहीं। कुछ दूर हमने पैर के निशान का पीछा किया और वो पैर का निशान एक छोटा सा दलदल के पास आके ख़त्म हो गया। फिर उस दलदल के बाद हमें एक मोटे पैर के निशान मिले जो कि रॉन के तो बिल्कुल भी नहीं थे। वो निशानों को देख के इतना तो पता चल गया था हो ना हो रॉन यहीं कहीं है, क्योंकि हर कुछ मीटर बाद हमें रॉन के कपड़े या कुछ ऐसी चीज़ मिल रही थी कि हमें ये पता चले कि वो रॉन की ही चीज़ है। जिस वक्त हम जंगल के एरिया में खड़े थे उस टाइम हमारी टीम में कुल 4 लोग थे और हम लोग के पास एक स्निफर डॉग भी था और हमारे पास हमारी एक गन थी और एक टॉर्च। हमने प्लान बनाया कि हम चारों लोग अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगे क्योंकि जहाँ पर रॉन के फुटप्रिंट्स ख़त्म हो गए थे कि वहाँ से हमें कुछ भी पता नहीं था कि हम लोग किधर जाएं। उसको ढूंढते हुए काफ़ी ज़्यादा दिन हो गए थे। अब हम लोग को वापस भी बुलाया जा रहा था क्योंकि हमें और भी ज़्यादा काम थे, लेकिन हमारा ये केस पूरा नहीं हुआ था। मुझे अक्सर अंदर से ऐसा महसूस हो रहा था कि रॉन मिल जाएगा। वो अचानक से कहाँ गायब हो गया किसी को भी कुछ नहीं पता। मेरे साथ जो कुत्ता था उसका नाम ब्रूनो था। मैं और ब्रूनो उसी डायरेक्शन में जा रहे थे जहाँ से हमें बड़े पैरों का निशान मिला था। ब्रूनो आगे बढ़ता जा रहा था और मैं उसी के पीछे था। कुछ दूर जाने के बाद ब्रूनो अचानक से खड़ा हो गया और शांत हो गया। उसने कोई भी रिएक्शन नहीं दिया, बस एक बड़े से झाड़ के पीछे देख रहा था और उसी झाड़ की तरफ देख के भौंक रहा था। मैं उसे आगे जाने के लिए बोल रहा था पर वो वहाँ से आगे जा ही नहीं रहा था। फिर मैंने खुद झाड़ के पीछे जाके देखा तो वहाँ पे एक आदमी बैठा हुआ था। वो देखने में बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा था। वो अपने कमर के ऊपर कुछ भी नहीं पहना हुआ था और वो खाली काले रंग की पैंट पहनी हुई थी। उसकी पीठ पूरी काली थी। ऐसा लग रहा था कि उसके पूरे पीठ में किसी ने काली मट्टी लगा दी हो। वो मट्टी में कुछ खोज रहा था और बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था। उसके तेज तेज सांस लेने की आवाज़ भी मुझे सुनाई दे रही थी। मैंने उसको बुलाने की कोशिश की। मैंने उसको जैसे ही बुलाया वो मट्टी में खोदना बंद कर दिया और आगे की तरफ देखने लगा। वो अपने शरीर में हल्का सा भी मूवमेंट नहीं किया था। उससे मैं करीबन 5 मीटर की दूरी पे खड़ा था। उसने कोई भी हरकत नहीं की। वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। मैंने अपनी पिस्तौल बाहर निकाल ली क्योंकि मुझको ऐसा लग रहा था कि वो मुझ पे हमला करेगा। मैंने उसको अपनी तरफ घूमने के लिए बोला लेकिन वो नहीं घूमा और उठ के जंगल के अंदर भागने लगा। वो उस तरफ जा रहा था जहाँ पे कोई भी नहीं जाता है। जंगल के उस एरिया में तो बहुत अंधेरा होता है। सूरज की रोशनी भी वहाँ पे ढंग से नहीं पहुँच पाती है। मैं उसे बार बार रोकने की चेतावनी दे रहा था लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी। जब मैं आगे की तरफ भागा तो मेरे साथ मेरा कुत्ता भी भागा और हम दोनों उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। आखिर वो जंगल में क्या कर रहा था हमें कुछ भी नहीं पता था। थोड़ी देर बाद मैंने सोचा मैं उसे गोली मार के रोकने की कोशिश करूं, क्योंकि अब मुझे वो बहुत ज़्यादा खतरनाक लग रहा था। मैं उसे गोली नहीं मार सकता था। मेरे दिमाग में शायद ये चल रहा था कि उसे मेरी मदद की ज़रूरत हो और शायद मुझसे वो बहुत ज़्यादा डर गया हो। मैंने हवा में एक फायर किया और मेरी गोली चलाते ही वो उसी वक्त रुक गया। मैंने उसे पीछे घूमने के लिए बोला और वो तुरंत घूमा और उसको देख के मेरे हाथ से मेरी बंदूक छूट गई। वो आदमी जो भी था उसका शक्ल हूबहू मेरे से मिल रही थी। उसकी हाइट
उसकी आंखें, उसके चेहरे पे जितने भी बाल थे हूबहू मेरे से मिल रहे थे। मेरा कुत्ता लगातार उसको देख के भौंके जा रहा था और मैं उसे देख रहा था। कुछ देर के लिए मेरे हाथ पैर एकदम जम गए थे, लेकिन वो मुझे देखने में बहुत ही ज़्यादा डरावना लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो मुझे मार डालेगा। मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था कि मैं क्या करूं। वो मेरी तरफ कुछ देर के लिए मुझे घूर के देखने लगा और फिर मुझे कुछ भी याद नहीं। मैं बेहोश हो गया था। मैं जब बेहोश हो रहा था तो मैंने आखिरी बार उस आदमी को देखा था। वो काफ़ी धुंधला दिखाई दे रहा था क्योंकि मेरी आंखें ढंग से खुल भी नहीं रही थी। मुझे सिर्फ बस इतना दिखाई दे रहा था कि वो मेरे पास आ रहा है और मेरे कानों में मेरे कुत्ते की भौंकने की आवाज़ सिर्फ आ रही थी। उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं और जब मेरी आंखें खुली तो मैं अपने बेस के रेस्टिंग रूम में सोया हुआ था। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया कि मेरे साथ क्या हुआ और वहाँ पे मैं कैसे पहुँचा। जब मैंने अपने गलीग से पूछा तो उसने मुझे बताया कि उस बच्चों को ढूंढते हुए मैं जंगल में चला गया था, लेकिन बहुत ज़्यादा अंदर चला गया था। जब मेरी कोई खबर उन्हें नहीं मिली तो वो लोग मुझे भी ढूंढने के लिए आए और मैं उनको चलते हुए मिल रहा था। मैं धीरे धीरे जंगल के बाहर चलता हुआ आ रहा था, कहीं खोया हुआ था। उन्होंने मुझसे बात करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनका जवाब मैंने कुछ भी नहीं दिया। फिर मैं उन लोग के सामने ही बेहोश हो गया और सच बताऊं तो मुझे ये सब कुछ भी याद नहीं है। मेरे साथ क्या हुआ और मैं अपने आप जंगल के बाहर चलते हुए कैसे पहुंचा, इसका मुझे कोई भी आइडिया नहीं था। मेरे साथ जो मेरा कुत्ता था वो भी मेरे साथ चल रहा था और ताजुब की बात तो ये है मेरे कुत्ते को भी इस सब चीज के बारे में कुछ भी भनक नहीं लगी। मैंने बहुत कोशिश की कि मेरा डॉगी मुझे किसी तरह का सिग्नल दे और बताने की कोशिश करे कि मुझे क्या हुआ था, लेकिन उसको कुछ भी याद नहीं था। वो ऐसा बर्ताव कर रहा था कि ऐसा कुछ कभी हुआ ही नहीं। जंगल का वो हिस्सा कहाँ था अब दोबारा मुझे तो मिल ही नहीं रहा था। मैं अपने आप को कुछ भी समझा नहीं पा रहा था क्योंकि मेरा दिमाग ढंग से काम नहीं कर रहा था। फिर इसके बारे में मैंने किसी से कुछ भी बात नहीं की और वो लड़का रॉन जिसको सब कोई ढूंढ रहे थे वो भी उन्हें एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ मिला और वो भी एकदम शांत था। जब पुलिस वालों ने उनसे पूछा कि वो कहाँ भाग के गया था और वो इतने दिन से कहाँ गायब था तो उसके पास इसका कोई भी जवाब नहीं था। उसने बोला उसे कुछ भी याद नहीं है, उसको बस लास्ट सीन इतना ही याद है कि वो अपने दोस्तों के साथ कैंप फायर के पास बैठा था। तभी उसको अचानक से कोई आवाज़ सुनाई दी और अपनी तरफ बुला रही थी और वो फिर उस आवाज़ के पीछे भागते हुए चला गया। हम लोग के साथ क्या हुआ, हम दोनों के पास इसका कोई भी जवाब नहीं था और ये मेरी ज़िंदगी का सबसे खतरनाक रेस्क्यू था। इसके बारे में मैं किसी को कुछ भी बता नहीं सकता था, वरना लोग मुझे पागल समझते और मेरी नौकरी में भी कुछ दिक्कत आ सकती थी और इस राज को मैंने राजी रखा।